हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए इरूटेरिया का जो वॉल्यूम 3 आया है उसका आज आप सेट नंबर फर्स्ट देखने वाले हो। आज के इस क्लास में आपको 67वीं बीपीएससी के लिए टोटल 150 क्वेश्चन देखना है। आप अपना नंबर भी काउंट करते चलिएगा, कितना मार्क्स आपका सही होता है। जो नंबर आपका सही होते चलेगा काउंट करते चलिएगा, ठीक है। अपना मार्क्स भी आप कोशिश करिएगा बताने का। अगर आप लोगों में से किसी को क्लास का पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताइए कि भारत के 15वें राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है, उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ईजी है यह। यशवंत सिन्हा को हराया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। नंबर सेकेंड यहाँ पे आपको मैच करना है, राष्ट्रपति से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को यहाँ पे मतलब कौन सा सही है ये बताइए। जहाँ भी आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। देखिए अनुच्छेद आपका जो 53 है, इसमें संघ की कार्यपालक जो शक्तियाँ हैं यह दिया हुआ है। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही। अनुच्छेद 54 में आपको पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया हुआ है, ठीक है। और फिर अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया होता है यह, और अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो यह आपका सही मैच होगा। यहाँ आप खुद से ऑप्शन को देख लीजिएगा, क्या आपका यहाँ पे ABCD जो भी सही लगे, जो भी सही होगा उसे आप देख लेंगे। चलिए नंबर थर्ड बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, क्या सही है बताइए। देखिए अनुच्छेद जो 63 आपका दिया हुआ है, इसमें है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 में ये आपके उपराष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। फिर आपका देखिए अनुच्छेद जो 64 होता है, ध्यान देंगे, उसमें उपराष्ट्रपति राज्य की परिषद का जो पदेन सभापति होता है यह आपके अनुच्छेद 64 में होता है। तो यहाँ जो आपका दिया हुआ है ना नंबर फर्स्ट वाला, ये आपके अनुच्छेद 64 यहाँ पे होगा। फिर आप 65 यहाँ पर देखिए, इसमें ना उपराष्ट्रपति का जो आकस्मिक शक्तियों मतलब कहिए कि आप कह सकते हैं राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के जगह पर जो काम करना होता है वो दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद आपका ये 65 में है। फिर आपका अनुच्छेद देखिए 66 यहाँ पे है। 66 में ये आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका चुनाव जो प्रक्रिया हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। और अनुच्छेद जो 71 है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी या फिर उससे जुड़े हुए जो मतलब मामले होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 71 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे कूट का सही कर मतलब बताना है कि सही मैच यहाँ पे कौन सा किया हुआ है। तो अभी आपने देखा ये जो दूसरा नंबर था अनुच्छेद 65, फिर आपका तीसरा और चौथा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा सही मैच करेंगे, अनुच्छेद जो आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा अनुच्छेद 65 यानी कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ठीक है। फिर आपका अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दिया हुआ है। और अनुच्छेद जो आपका 71 है, इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की जांच करना, यह आपका तीनों यहाँ पे आपका ये सही दिया हुआ है, ठीक है। और जो नंबर फर्स्ट अनुच्छेद 63 यहाँ पे है, इसमें अभी आपको बताया गया था, इसमें दिया हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 ये कहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होते हैं, इसमें अगर पूछेगा तो ये आपका 64 में दिया हुआ था। अगर यहाँ पे 63 की जगह 64 रहता, यह आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता, ठीक है। चलिए नंबर अब थर्ड के बाद फोर्थ देखिए। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे नीरज चोपड़ा विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये जो आपका अगर पूछेगा कितना, तो 88.13 मीटर कि कहिए कि मतलब वो जो थ्रो करते थे जैवलिन थ्रो करके उन्होंने और रजत पदक अपने नाम किया है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा कि जो आपका स्वर्ण पदक है ऑप्शन ए, यह किसने जीता, यह भी पूछा जा सकता है, हाल फिलहाल का क्वेश्चन है। तो आपको एंडरसन पीटर्स नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंडरसन ने
गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नंबर 5 देखिए, हाल ही में भारत के 5 नए आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, उनमें शामिल नहीं है, कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ई को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 नहीं बल्कि 10 रामसर साइट अभी जुड़ा है और टोटल अभी संख्या हो गया 64। ठीक है, जैसे में आपका जो आपका ये किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य है इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर आपका पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट यह भी, फिर आपका शांख सागर और पाला आर्द्रभूमि, यह अगर पूछेगा कहाँ पर है तो यह आपका मिजोरम में है। शांख वाला अगर पूछता है तो आपको मध्य प्रदेश ध्यान रखना है। पल्लीकरनई जो है यह आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के लिए आप तमिलनाडु ध्यान रख लेंगे। और किरीकिली पक्षी अभ्यारण्य जो है यह भी आपके तमिलनाडु में ही है। इन दोनों को आप एक साथ ऐसे ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में किस नेता को सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया है? नाम बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, जेलेंस्की को मिला है। ठीक है, नंबर 7, किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इंदरमिट गिल को किया गया है। नंबर 8 है, किस राज्य में देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित हो गया है? राज्य में देश का पहला अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया है। सुर्खियों में बनी रही बंठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, स्थानीय निकायों में आरक्षण से संबंधित है बंठिया आयोग। नंबर 10, कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से जुड़े हैं? भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। आपका ऑप्शन जो ए है यह राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेंगे इसे। बताइए किस कंपनी के द्वारा सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध भारत की पहली क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमावायरस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इस वैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, नंबर 12 आइए देखिए, बताइए कि भारत के तीसरे पावर एक्सचेंज के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष चीन की आबादी से आगे निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 2023 तक का लक्ष्य में, मतलब लक्ष्य नहीं, मतलब कहिए कि 2023 तक में चीन से आगे बढ़ जाएगा भारत जनसंख्या के मामले में। और यह जो आपका है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2022 के अनुसार यह बात कही गई है। निम्नलिखित में से कौन यहाँ पे सही मैच किया हुआ नहीं है बताइए? तो देखिए आपका जो 48वां G7 शिखर सम्मेलन है यह जर्मनी में हुआ था, यह सही है। 17वां G20 शिखर सम्मेलन जो है यह बाली में, सही है। आसियान 2022 कंबोडिया में हुआ था। और WTO का 12वां मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है यह जेनेवा में हुआ था। यहाँ पे कहने का मतलब है कि सभी सही यहाँ पे मैच किया हुआ है। और यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो ऐसा एक भी नहीं है जो गलत आपका यहाँ पे है। 2022-23 के लिए किस भारतीय शहर को SCO की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी को चुना गया है। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? देश का नाम बताइए। तो USA के साथ है। ठीक है, इजराइल और USA के साथ जेरूसलम डिक्लेरेशन हुआ है, ध्यान रखेंगे। विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए, एलेना रबकीना और जोवाक जोकोविच, ये इन दोनों ने विंबलडन 2022 के महिला और पुरुष एकल खिताब के ये दोनों विजेता रहे हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा सिंगलीला नेशनल पार्क किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सिंगलीला अगर पूछेगा सिंगलीला नेशनल पार्क तो पश्चिम बंगाल में है। वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा, जगह का नाम बताइए। तो जर्मनी का एक शहर है, उसका नाम है कौन सा? बॉन है। तो यहीं पे होगा वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन 2022 का आयोजन। चलिए बताइए कि हाल ही में राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों में से शामिल नहीं है, कौन है इसमें जो शामिल नहीं है? तो देखिए PT उषा है जो कि एथलीट हैं, यह सदस्य हैं।
वी विजयेंद्र प्रसाद जो हैं यह भी शामिल है, यह फिल्म कथा के ये लेखक हैं। आपके वीरेंद्र हेगड़े जो हैं यह आध्यात्मिक नेता हैं, यह भी जो मतलब इनको भी यह भी मनोनीत हो चुके हैं। और जो आपका इलैयाराजा है यह संगीत निर्देशक है, यह भी क्या है कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा चुके हैं। ये सारे के सारे मनोनीत हो चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ई टिक करना है यहाँ पे। हाल ही में घोषित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लोक प्रशासन से संबंधित हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए रैंकिंग सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा जो है यह टॉप पर है। चलिए बताइए कि किस देश ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा कर दी है? ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा रूस के द्वारा किया गया है। भारत को किस वर्ष आईसीसी महिला क्रिकेट जो विश्व कप के मेजबानी के रूप में चुना गया है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2025 में आईसीसी जो महिला वर्ल्ड कप होगा ये भारत के द्वारा ही किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने EFIR प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, गुजरात पुलिस के द्वारा EFIR प्रणाली शुरू की गई है। नंबर 26 है, हाल ही में किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया है? INS सिंधु ध्वज को भारतीय नौसेना से मतलब पनडुब्बी जो है इसे मतलब कहिए कि रिटायर कर दिया गया है। नंबर 27 है, डिनायल ऑफ सेफ हेवन इनिशिएटिव और वर्कशॉप ऑन एंटी करप्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस संस्था से यह संबंधित है? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह ब्रिक्स से संबंधित है। संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में धमक्का दिवस 2022 समारोह आयोजित की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, कहाँ पर? सारनाथ में किया गया है। ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में से मनाया जा रहा है। नंबर 29 बताइए, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुष प्रथाओं का संग्रह जारी किया है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है किस तरह के प्रभाव से है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से यह फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है आपको ये बताना है। तो देखिए समझिएगा, इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बारे में याद करिए, यह जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे ऐसे मैच करेंगे आप, ठीक है। फिर आपका इलेक्ट्रिकल मोटर, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ठीक है। यह विद्युत से यांत्रिक में चेंज हो जाएगा। फिर आपका जो एक मिनट देखिए यहाँ पे क्या बोला गया आपको, इलेक्ट्रिकल मोटर ना, इलेक्ट्रिकल मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो यहाँ मैच करना था, ये मिसमैच हो गया। देखिए डीजल इंजन के लिए आप रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह चेंज करने का काम करता है, और सोलर सेल जो है प्रकाश से विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का यह यांत्रिक मतलब इसको प्रकाश से प्रकाश ऊर्जा को ना विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन को अपना मैच कर लेंगे, यहाँ आपको बता दिया गया राइट आंसर। चलिए नंबर 33 का बताइए, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह अपरिवर्तित रहती है। नंबर 34 है, प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल के बारे में कह रहा है कि यह प्रभावित होते हैं, वे कौन कौन से हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, वेग और तरंगदैर्घ्य राइट आंसर हो जाएगा। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? सवाल को फिर से समझ लेंगे, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी 160 डिग्री पर यह दोगुना होता है। चलिए 36 नंबर, प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है?
लास्ट वाले क्लास में जिन लोगों ने बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट देखा होगा उसमें आपको यह क्वेश्चन लास्ट वाले ही प्रैक्टिस सेट में था। और फ्रेंड्स जो लोग बिहार सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं वह भी एक बार आप आकर यहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिएगा, लगभग 100 के आसपास प्रैक्टिस सेट आपके लिए करवा दिया गया है, तो आप उसे भी आकर एक बार चेक कर लेंगे। प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन है एक माह में, यहाँ दिया है ना, ये थोड़ा सा चेंज अगर हो जाता, यहाँ पे अगर वर्ष रहता तो सही होता। एक वर्ष में जो प्रकाश दूरी तय करती है उसे ही कहते हैं, ठीक है। और यह कितना के बराबर होता है अगर यह पूछेगा, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, आप यहाँ पे राइट आंसर बता सकते हैं। एक हॉर्स पावर कितने जूल सेकेंड होते हैं ये बताना है। आपको पता है 746 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी टिक करेंगे। चलिए बताइए कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि ना लोलक की लंबाई आपको पता है गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, इसीलिए क्या होता है, लोलक घड़ियाँ ये गर्मी के दिनों में सुस्त हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अतिचालक का लक्षण है, बताइए तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? ऑप्शन ए शून्य पारगम्यता होता है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो आपका देखिए मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर ये हो जाएगा। टच स्क्रीन जो है ना ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, यह इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये जो है टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस होता है, बाद बाकी सभी आपका क्या है, आउटपुट, सही है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो ये आपके फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा वर्ष 1896 ईस्वी में, पहले भी बहुत बार आपको बताया जा चुका है, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्या है? देखिए बताइए भौतिक। चलिए फ्रेंड्स 42 नंबर का जवाब आप कमेंट करके जरा बताइए तो क्या होगा। यह सवाल एक साइंस से आपके लिए छोड़ा जा रहा है, कैसा तैयारी है आपका यह भी पता चलेगा इसी बहाने। 42 लिख के आपका जो राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं। परमाणु के कक्षों को भरने का जो क्रम है नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए ऑफ बाउ सिद्धांत के द्वारा होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से एक मूल तत्व हैं? आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मूल तत्व पूछेगा तो यह आपका हीरा होता है इन सब में से। चलिए बताइए कि निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक अगर पूछेगा इन सब में से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तांबा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कि सोप स्टोन जिसे आप टॉल्क कहते हैं मुख्यतः यह है, नॉर्मली यह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है इन सब में से? देखिए पीतल एवं कांसा है, जर्मन सिल्वर एवं रोल गोल्ड है, गन मेटल एवं डेल्टा मेटल है, रोज मेटल। अच्छा ये जो ऑप्शन नंबर आपका डी है यह हो जाएगा, ठीक है। रोज मेटल एवं टाइप मेटल यह क्या है कि तांबे के मिश्र धातु का यह मतलब जोड़ा नहीं है, तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे टिक करेंगे। एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच क्या होगा बताइए जरा सा। देखिए विलियन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वह क्या होता है? वह क्षारीय होता है, ठीक है। और क्षारीय विलियन का जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है, 7 से क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे नंबर ई टिक कर देना है। बेकिंग जो सोडा है यह कौन सा है बताइए? नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रोजन, आपका ये कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है। NaHCO3 सोडियम जो है बाई कार्बोनेट होता है, ये ध्यान रखेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। चलिए बताइए कि यहाँ पे कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है यह आपको बताना है। देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ना, क्लोरोप्रीन एक प्राकृतिक रबर है, आपको पता है यहाँ पे प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा वाला टिक करना है, ठीक है।
ये कथन आपके बिल्कुल यहाँ पे सही दिया हुआ है, इसे आप याद कर लेंगे अच्छे से। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से होता है, ठीक है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला जो पद है वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्रेब्स चक्र यानी कि सी राइट आंसर यहाँ पे है। नंबर 53 है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का जो कारण है वो क्या होता है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति की उपस्थिति होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण पूछेगा तो कोशिका भित्ति की जो उपस्थिति है इसी की वजह से होता है। चींटियों के अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए बायोलॉजी में आपको एक क्लास दे दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा किस चीज़ के अध्ययन से क्या रिलेटेड है, सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो मर्मिकोलॉजी है आपका, चींटियों के अध्ययन से यह अध्ययन होता है, चींटियों का अध्ययन इसमें होता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यकृत बिल्कुल सही। बताइए कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है, इन सब में से क्या है जो हथेली में? तो आपका मेटाकार्पल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए टेकोफेरॉल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि विडाल परीक्षण जो है ना ये किसके लिए किया जाता है? नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टाइफाइड के लिए ना विडाल परीक्षण किया जाता है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, क्या संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सूखा आपका सहिष्णुता का मतलब समझेंगे कि सूखे के प्रति ना सहनशील पौधा, सूखे की परिस्थितियों में कहिए कि एब्सिसिक अम्ल नामक जो ये पादप हार्मोन होता है उसका संश्लेषण करते हैं और उन्हें जल को संरक्षित करने में क्या होता है, इससे मदद मिल जाता है। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साल्क टीका अगर पूछेगा तो पोलियो से संबंधित है। किस संधि के अनुसार मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे संगोला है ना, तो संगोला की संधि ध्यान रखेंगे, इसी के तहत क्या हुआ था, मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा जो है यह बने थे। नंबर 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? बताइए तो। देखिए बिहार में रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी, बताइए तो क्या है? देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो आपका है ना, रैयतवाड़ी भू व्यवस्था या प्रत्येक जमीन धारक यानी किसान को ना जो मतलब भूस्वामी थे उसको मानकर उसके साथ मतलब लगान की शर्त तय कर दी गई थी लगान देने की, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो आपका ए है यह कथन आपका बिल्कुल क्या है, असत्य है। बाद बाकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था और बाद बाकी ऑप्शन जो आपका है यह आपका जो ऑप्शन नंबर डी है यह आपका गलत हो जाएगा। बाद बाकी आपका क्या है, बी और सी जो दिया हुआ है यह दोनों आपका ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए और आपका डी यहाँ पे गलत है। बी और सी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए नंबर 63 है, कमयौटी प्रथा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? बिहार और उड़ीसा में चलता था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन नंबर सी 1857 के विद्रोह से यह संबंधित है। बताइए कि 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा 14 जून 1947 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की नई दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसमें भारत के विभाजन का प्रस्ताव किसने अगर पेश किया था तो ये आपके गोविंद बल्लभ पंत ने किए थे। बताइए कि निराश्रित महिलाओं के लिए मुक्ति सदन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया?
मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? ऑप्शन नंबर सी अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। किस वर्ष अंग्रेजों के समय भारत में प्रथम जनगणना संपन्न हुई थी? 1872। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से किसने कहा था क्रांतिकारी आंदोलन तो सामाजिक सच्चाइयां हैं, इसके बिना समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय के द्वारा यह कहा गया था। बताइए कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए समझिएगा। 30 दिसंबर डेट भी आप जान लीजिए। 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है, ब्रिटिश भारत के दौरान ना जो आपका ढाका है, अभी जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, तो बांग्लादेश में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां और जो ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, ये इनसे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण नेता वहाँ पे रहे थे। तो आपका यहाँ पे बांग्लादेश ढाका होना चाहिए। तो ऑप्शन ई आप यहाँ पे टिक करेंगे। अवध किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। यहाँ पे घटनाक्रम को सही से आप मैच करिए। देखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 27 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 21 में सही है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 सही है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में किया गया था। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। ऑप्शन ई टिक करेंगे। एक से अधिक। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक यानी कि संस्थापक के बारे में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सचिदानंद सिन्हा जी थे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड समाचार पत्र के संपादक। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है बताइए? तो देखिए कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, फतेहपुर में अजीमुल्ला और फैजाबाद में, अच्छा फैजाबाद में बख्त खां यहाँ पे गलत है। फैजाबाद में विद्रोह का जो नेतृत्व है ये आपके मौलवी अहमद उल्ला ने किया था। ठीक है, यहाँ पे आपको अहमद उल्ला रहता तो सही हो जाता। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बरेली में, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे? तो बरेली में ना खान बहादुर खां और तख्त खां जो आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन में, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह किस विद्रोह के दौरान कहा गया था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पाबना विद्रोह के समय में। ठीक है, पाबना किसान विद्रोह था जो कि आपका 1873 से लेकर के 76 तक में बंगाल का जो मध्य बंगाल आप कह सकते हैं कि मध्य बंगाल वाला पार्ट है यहीं पर हुआ था। ठीक है, चलिए नंबर 77 के बाद 78 का बताइए। यहाँ पे कौन सा कह रहा है कि एक सही दिया हुआ है बताइए? चाहे तो वीडियो को जरूर रोक लीजिएगा। ठीक है, कथनों में से कौन सा कथन सही है ना? तो आपका जो है ना ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ऑप्शन नंबर डी, यह आपका सही है, बाद बाकी गलत है आपका। ठीक है, देशीय रियासतों से संबंधित ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस यानी कि भारत प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1927 में हुआ था। ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज पर चलाए गए मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता किसने किया था बताना है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भूला भाई देसाई कर रहे थे। ठीक है, बताइए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का जो सही कालक्रम है, मतलब कौन कौन सा उनके द्वारा सत्याग्रह वगैरह कब कब क्या चला था? तो ऑप्शन नंबर देखिए, चंपारण सबसे पहले 1917 में आपको पता है। अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये फरवरी और मार्च के बीच में 1918 में हुआ था। खेड़ा जो है यह भी आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, और ये अगर देखिए ये जो है ना 22 मार्च को हुआ था और ये फरवरी और मार्च में ही मतलब के बीच में ही चला था।
और असहयोग आंदोलन आप जानते हो 1920 से 22 तक चला था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, यानी कि संयुक्त प्रांत। सवाल आ सकता है किसे आप कह रहे हैं, तो यूपी के बारे में आपको बताया जा रहा है, अभी के यूपी। चंपारण आंदोलन के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? एडवर्ड जो है अल्बर्ट गेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। याद कर लेंगे इसे आप। बताइए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल के राजविलास के जंगलों में युवकों को आग्नेयास्त्र चलाने का प्रशिक्षण किसके नेतृत्व में दिया जा रहा था? ऑप्शन नंबर ए सरदार नित्यानंद के ही देख रेख में, कहिए कि इन्हीं के अंदर में ये सिखाया जा रहा था। चलिए बताइए एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया का जो गठन है यह किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। एसोसिएशन प्रेस ऑफ इंडिया जो है एपीआई का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1905 में किया गया था। बताना है कि पुर्तगाली यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? कहाँ आया था? विजयनगर। कौन? पुर्तगाली यात्री कौन? बारबोसा। अब बताइए किसके शासन काल में? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। हुमायूं के मकबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या है जो असत्य है? तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक है, ये तो आपको पता है। और इसके बारे में संदर्भ में मतलब जितना भी सभी कथन है यहाँ पे ऐसे आप समझ लीजिए ना कि सब तो सही ही दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको कभी ताजमहल का बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 88 में है निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का अंतिम सैन्य विजय अभियान था? अकबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी असीरगढ़ का, यह आपका सही था। अकबर ने 1599 में ना असीरगढ़ के शासक मीर बहादुर के खिलाफ का ये सैन्य अभियान किए थे, मतलब इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, किस शासक ने दिल्ली सल्तनत में विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश जारी किए? ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने। बताइए कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का क्या कार्य था? ऑप्शन नंबर सी बाजार पर नियंत्रण रखना जो है ना दिल्ली सल्तनत में दीवान ए रियासत का काम होता था। फुतूह अस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इशामी के द्वारा यह लिखा गया था। ठीक है, चलिए वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, 1 वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था? एकमात्र ऐसा शासक था कहिए कि इसने सम्राट की उपाधि धारण की थी, यह भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए प्रवर सेन प्रथम आपका यहाँ पे जो है ना ये प्रवर सेन प्रथम राइट आंसर हो जाएगा। सोलंकी वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मूलराज प्रथम के द्वारा सोलंकी वंश की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है? काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको राइट आंसर, पार्श्वनाथ, यानी कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है ये पार्श्वनाथ रहे थे। ठीक है, मौर्यकालीन प्रशासन में टकसाल का जो अध्ययन है कहलाता है लक्षणाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल है कौन सी? ऑप्शन नंबर बी सूतकांगेडोर जो है ना हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा पश्चिमी पुरास्थल ये पुरास्थल है। ठीक है, त्रिपिटक के तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का संकलन किस बौद्ध समिति में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संहिता में किया गया था। चलिए बताइए कि अश्वघोष किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष अगर पूछेगा तो कनिष्क के दरबार में मतलब ये रहते थे। उदयगिरी गुहालेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ पर? उदयगिरी गुहालेख में जीत के बारे में बताया गया है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल निम्न में से किस भाषा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कुरल जो है यह तमिल भाषा से संबंधित है। कुमायूं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत यहाँ पे दिया हुआ है? देखिए
इसका विस्तार काली नदी से तीस्ता नदी तक है, बिल्कुल नहीं। कुमायूं जो हिमालय है ना, इसका विस्तार ना सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है, ठीक है। ऐसे आप समझेंगे, सतलज से काली तक है, ठीक है। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक, कहाँ पर? उत्तराखंड यानी कि यूके उत्तराखंड में है। लंबाई आपका ये 320 किलोमीटर का है, ठीक है। और देखिए मिलान तथा गंगोत्री हिमनद इस क्षेत्र में है। दून घाटियाँ शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच में है। यहाँ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ जैसी पर्वतीय चोटियाँ हैं। सभी सही है, ऑप्शन ए को बस छोड़ करके। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी की झील नहीं बल्कि एक लैगून झील है? देखिए समझेंगे, जो आपका वूलर झील है ना, ऐसे समझिए। चिल्का झील कहाँ पर? तो आपका ओडिशा में है, ठीक है। पेरियार झील आपका कहाँ पर है? तो केरल, आपको पता है अच्छे से, केरल में है। पुलिकट जो झील है आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा? पुलिकट झील, जो कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। खारे पानी की लैगून झीलें हैं ये सब, ठीक है, खारे पानी की। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ई टिक करना होगा, ठीक है। चलिए नंबर 103 यहाँ पे, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? बताइए, गोदावरी के बारे में क्या गलत है? तो देखिए गोदावरी जो है ना, नासिक से निकल कर त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है, सही है। इसकी प्रमुख नदियाँ मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती आदि है, यह भी आपका सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा जो है और आपका वेनगंगा के संगम से बनी है, सही है। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से प्रवाहित होती। देखिए गोदावरी नदी ना, समझेंगे, गोदावरी नदी के बारे में पूछा है ना, तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना आपका हो जाएगा, ठीक है, तेलंगाना। साथ ही साथ आप किसे? तो आपका जो तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, इसे इन सब से छत्तीसगढ़ भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका आंध्र प्रदेश है, इन राज्यों से यह बहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये गलत यहाँ पे दिया हुआ है, बाद बाकी सही है। भारत में पाई जाने वाली काली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे सही है? ठीक है, इस मिट्टी को, मृदा को आप रेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है, सही है। यह जो है अगर पूछेगा कपासी मृदा भी इसे क्या कहा जाता है, बताइए तो। देखिए नंबर 104 है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए है। बताइए इन चारों में से ऑप्शन नंबर कौन सा आप ठीक करेंगे, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको 104 आपको जरूर बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको पता है ऑप्शन नंबर ई के वजह से इस क्वेश्चन को छोड़ा जा रहा है। आप आराम से वीडियो को रोककर समझकर जवाब कमेंट करके बताइएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बन के आने का काफ़ी चांस है, ठीक है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या यहाँ पे सही आप करेंगे। तो चेरुथोनी बांध आपका जो है यह आपका केरल में सही हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध अगर पूछेगा तो आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर आपका कृष्ण राज सागर बांध आपके कर्नाटक में, और मैत्तूर बांध आपके तमिलनाडु में हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख के मैच कर लेंगे कौन सा सही है। तातीपाका तेल शोधक जो आपका शाला है यह किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश में है। यह निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में से कौन सा जो है यह सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र, मार्मा गोवा बंदरगाह गोवा में, एन्नोर बंदरगाह केरल, यह आपका थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और आपका जो पारादीप बंदरगाह ओडिशा है यह आपका सही हो जाएगा। अब सवाल है एन्नोर बंदरगाह जो है यह कहाँ पर, अगर आपको जवाब आ रहा हो तो आप सोचिए, बताइए यह कहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए ना तमिलनाडु में चेन्नई के उत्तर में एन्नोर पत्तन बनाया गया है, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर आपका यह सी हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, फिर से समझिए, चेन्नई का जो बंदरगाह है उसके दबाव को कम करने के लिए तमिलनाडु में चेन्नई के उत्तर में एन्नोर पत्तन जो है यह बनाया गया है। केरल आपका ये गलत हो जाएगा। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है,
तो संघ राज्य क्षेत्र पूछा है ना आपसे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा जानते हैं ऐसे राज्य पूछेगा तो आपको केरल बताना है, और संघ राज्य क्षेत्रफल अगर पूछेगा तो लक्षद्वीप आपको बता देना है। बताइए कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उनमें से सही सुमेलित है? तो देखिए कौन सुमेलित है, यनम आंध्र प्रदेश, कराईकाल तमिलनाडु, माहे केरल। यह आपका जो है ना सभी बिल्कुल सही मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर अवस्थित है? देखिए कोलंबिया और जो केन्या है ना, कोलंबिया और केन्या यह दोनों भूमध्य रेखा पर अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। और भूमध्य रेखा पर पहले भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है, टोटल 13 देश भूमध्य रेखा पर स्थित है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रायद्वीपों और उनकी भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए आइबेरियन प्रायद्वीप जो है ना बिस्के की खाड़ी में, बाल्कन प्रायद्वीप, काला सागर, कोला प्रायद्वीप, श्वेत सागर और केप यार्क प्रायद्वीप जो है ये आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी, यह सभी आपका सही मैच किया हुआ है। नंबर 112, निम्नलिखित भू आकृतियों और उनकी अवस्थितियों को सुमेलित करिए। तो देखिए आपका जो ये जलोढ़ पंख है ना, इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक, पर्वतीय गिरिपाद आपका सही हो जाएगा। भी आकार की घाटियां जो है यह आपका पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। डेल्टा के लिए आप समुद्र तट और चाप झील के लिए नदी के निम्नतर फैलाव को मैच कर दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है बताना है। तो हम्बोल्ट प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक महासागर, अलगुहास हिंद महासागर, सभी सही है। एक छोड़ा गया फ्लोरिडा, बताइए क्यों? क्योंकि ना फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। यहाँ पे दक्षिणी दिया हुआ है तो इसको बस उत्तरी करिए, बिल्कुल सही तब हो जाएगा। चलिए बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देश का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो आपका अर्जेंटीना, फिर आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें से कौन है जो गलत मैच किया हुआ है? देखिए एटना सिसिली, विसुयस इटली और कॉटोपैक्सी इक्वाडोर, और जो आपका ये रिबस है ये राजद्वीप पर, ये सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। 116। अच्छा मैथ्स का क्वेश्चन, यहाँ से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए मैथ्स का क्वेश्चन 10 होगा, इसे देख लीजिए आप, पीडीएफ ले लीजिएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए फटाफट जीके को देख लेते हैं, ठीक है। 126 के आसपास शायद होना चाहिए, बिल्कुल। बताइए बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल कितना है? फटाफट आप देखते चलिए, बताते चलिए। तो ऑप्शन नंबर ए 3761.54 वर्ग किलोमीटर बिहार में खुले वन का क्षेत्रफल है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है, कितना है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 7204 मिलियन टन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? देखिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा आपका होगा। तो देखिए कौन सा है सही? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसे आप टिक कर देंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य के बारे में अवरोही क्रम में आपको बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, 2025 तक इसे दोगुने करने का लक्ष्य है। बताइए कि भारत में प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 के सकल मूल्य संवर्धन में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए 28.2% राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा बताइए कि कितना रहा है? ऑप्शन नंबर आपका जो है ना, नहीं ए नहीं बल्कि बी होना चाहिए, 1.4%। वर्ष 2018 में सब्जी और फल के वर्ल्ड लेवल पर निर्यात में भारत जो है, भारत का परसेंटेज हिस्सा 1.4% का है। वर्ष 2020-21 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर,
8.2% रहा है, जो कि लगभग कहिए कि 5% का निर्धारित, मतलब एक तरह से कहिए कि माना जा सकता है, इसे आप मान सकते हैं। वित्तीय वर्ष नहीं मानना नहीं है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे समझेंगे 4.82% ही याद करना है, क्योंकि ऑप्शन 4.92% भी आपका दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, इसे याद कर लीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। 58,001.29 करोड़ रुपए का, मतलब कहिए कि वित्तीय वर्ष 2022-23 जो चल रहा है, इसमें बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायक अनुदान के रूप में यह राशि मिलने का चांस है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? ऑप्शन नंबर ए जानते हैं आप, सबसे ज्यादा इसी का है, तो 61.2% रहा है तृतीय क्षेत्र का हिस्सा। बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित की जा रही है? समझेंगे फिर से, बिहार सरकार के द्वारा राज्य में कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, यहाँ पे 13 जिलों में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन बजट में राजस्व प्राप्ति मद नहीं है? इन सब में से ऑप्शन नंबर जो ए है ना, उधार लेना ना, ये बजट में राजस्व प्राप्ति में नहीं आता है। बाद बाकी पीएसयू से लाभ, माल और सेवा कर से और प्राप्त जो ब्याज प्राप्त होता है, उन ये सब जो है ना राजस्व में, मतलब कहिए कि राजस्व को बढ़ाने में एक तरह से काम करता है। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा समावेशी विकास सूचकांक जारी किया जाता है। नंबर 138, भुगतान संतुलन क्या होता है बताइए? तो चाहें तो वीडियो को आराम से रोक लीजिएगा यहाँ पे आप। तो देखिए भुगतान संतुलन क्या होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ना, शेष विश्व के साथ एक देश के सभी निवासियों के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण करना भुगतान संतुलन कहलाता है। मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2010 में मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता जो है ना, इसको शामिल किया गया था। इसका भी मतलब ब्यौरा आने लगा है 2010 से। निम्नलिखित में से कौन लातविया की राजधानी है? लातविया की राजधानी ऑप्शन नंबर ए रीगा है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के स्थापना, मतलब की स्थापना की गई है? तो आपका तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, आपका ना 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे टिक करना है आपको। ऑप्शन 1919 अगर रहता तो वो सही हो जाता। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यह आपका आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में आपसे पूछा है। तो देखिए पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल, यह तीनों जो है ना राज्य सूची में ही आता है। और दंड प्रक्रिया जो है यह आपका राजदंड प्रक्रिया, यह कहिए कि आप जान लीजिए समवर्ती सूची में यह आ जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? अनुच्छेद आपका तो 13 होना है, जो कि ऑप्शन है ही नहीं। अनुच्छेद जो 13 है, इसमें मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को मतलब शून्य घोषित करता है। तो ऑप्शन ई आप यहाँ पे टिक कर देंगे। नंबर 145, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो आपका ना यहाँ पे आपका ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इन चारों में से कोई नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध जो है ना, संविधान का जो अनुच्छेद आपका 263 है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत होते हैं। तो राष्ट्रपति यहाँ पे होगा, जो कि ऑप्शन नहीं है आपका। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है।
ऑप्शन नंबर बी, संविधान के उल्लंघन के आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए बताइए कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की जो भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति है वो किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में होने वाले विवाद का निर्णय करने के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति पूछेगा किसके अंतर्गत, तो मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद जो आपका है ना 21 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति है। ठीक है, चलिए बताइए कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक अधिकार यह है। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद आपका 326 है, इसके द्वारा वयस्क को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया है, इसे भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नंबर 150 अभी आपने देखा। चलिए, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज आपको 67वीं बीपीएससी के लिए स्पेशली आपके लिए क्लास था। पहले भी आपको पता होगा बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा क्लास आप लोगों के लिए पहले भी करवा दिया गया था। तो आज का यह इरूटेरिया का जो आपका वॉल्यूम 3 है उसका सेट नंबर आपने फर्स्ट देखा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, 67वीं बीपीएससी के लिए टोटल जो 12 सेट आपके इरूटेरिया में दिया हुआ है इसे आपको जल्द ही करवा दिया जाएगा। सारे सेट को आप देख लेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी क्लास आप लोगों के लिए लूसेंट वगैरह का जो है होमवर्क वाला क्लास वगैरह दिया जा रहा है, उसे आप देख लेंगे। बिहार सचिवालय के फॉर्म आप लोगों में से जिसने भी फॉर्म फिल किया होगा वो लोग भी एक बार आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में आकर एक बार आप चेक कर लेंगे। आपके लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और भी काफ़ी कुछ बिहार सचिवालय के लिए अवेलेबल है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो